के बारे में होगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से ओरिजिनेट किया गया और इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया, और इनकी क्लासिफिकेशन के लिए हम हमारे पास कौन कौन से मतलब क्लासेस डिजाइन करवाई गई और उनके अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया और उनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उनको क्लासिफाई किया गया। इट्स मीन के ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हमने किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया। ये सारा हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएगा। हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्लासिफाई जब हम करेंगे तो हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, तो हम बायोडाइवर्सिटी को भी देखेंगे और हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा चीजों को भी देखेंगे। तो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो जमीन के ऊपर इस द प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और जिसके अंदर से 10 मिलियन के अंदर जो 1/3 पार्ट है वो अभी तक जो है वो उसके इतना थॉरली स्टडी नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उसको बायोलॉजिस्ट जो है वो अच्छे से कैटेगराइज भी नहीं कर सके। जो हमारे पास डाइवर्सिटी है जमीन के ऊपर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम क्लासिफाई करेंगे कि किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो इसके लिए 5 किंगडम्स जो है वो डिजाइन करवाए गए, साइंटिस्ट ने 5 किंगडम्स बनाए, जिसके अंदर जो है सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमलिया किंगडम्स जो है वो प्रपोज किए गए थे, और फिर इनके अंदर जो है वो किस तरह से मॉडिफिकेशंस की गई, कौन कौन सी स्पीशीज को इन किंगडम्स में किस बेस के ऊपर रखा गया। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आती है। बायो मीन लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम वैरायटीज को डिस्कस करेंगे तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएगा, और बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करता है। उस एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, किन किन चीजों के ऊपर वो रिलाई करता है, और इकोसिस्टम क्या होता है। आपके पास कोई भी रहने की जो जगह होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो उसका इकोसिस्टम होता है, जिसके अंदर उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। Classification: There are millions of living things in our world. Scientists group them on the basis of similarities and the differences in the characteristics. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो आपके पास सेल होता है। हमारे पास हर चीज का कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है, कोई बेसिक यूनिट होता है जो उस एक होल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा होता है। पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो डिस्क्राइब करने वाला यूनिट ऑफ लाइफ है उसको हम भी सेल बोलते हैं। सेल इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारे पास जो सेल होता है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं, वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकेरियोटिक हैं, जो भी हैं, ऑल्दो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो उन सब का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल कहलाएगा। और सेल के अंदर जो है वो फिर कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके पास सेल जो है उसके अंदर 3 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी सेल से मिलके बनी हुई होती हैं। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ
सिंगल सेल मौजूद है, उनकी पूरी लाइफ एक ही सेल पे कंप्राइज है, तो उन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस एक ही सेल के जरिए से अंजाम दिए जाएंगे, और ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई और कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सेकेंड वन हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हायर ऑर्डर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मल्टीपल ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, मोर देन वन सेल्स मौजूद होते हैं, और इनकी जो लाइफ के फंक्शंस हैं वो मोर देन वन सेल्स जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स और हायर ऑर्डर एनिमल्स आ जाते हैं, और मोस्टली इसके अंदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इसी तरह पास जो है वो डाइवर्सिटी की वजह से हमने जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, और हमने उनको डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया। तो हमारे पास जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है, क्योंकि इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक रिलेशनशिप डिवेल्प होता है, एक चेन डिवेल्प रहती है, एक साइकिल डिवेल्प रहता है, जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को असिस्ट करता है, कुछ इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर, इन द फॉर्म ऑफ अदर सोर्सेज जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास डाइवर्सिटी जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल भी होती है। और इसके अलावा हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स की वजह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स बना सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर रिसोर्सेज आप उनको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर्स के अंदर एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिवेल्प होता है, उसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी रहती है। अगर हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हमारे पास इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो फिर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा असिस्ट करता है। अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, उसे प्लूट करेंगे, उसको मतलब उसको डीनेचर करेंगे, तो फिर हमें अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमें फेस करना पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ड्रॉबैक, और कुछ लिमिटेशंस हमारे इन्वायरमेंट को भी फेस करना पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने इकोसिस्टम से सिर्फ डिकम्पोजर्स को एक्सक्लूड कर दें, जिसके अंदर आपके पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, अगर सिर्फ हम उन ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? हमारे पास जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वो खत्म हो जाएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपके पास डेड प्लांट्स आ जाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, डेब्रिस आ जाता है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसकी तोड़फोड़ नहीं होगी, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज आपके इन्वायरमेंट में मौजूद रहेंगे, तो वो एज अ पोल्यूशन आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। और इसके अलावा जब उसके ऊपर रिसाइकलिंग का प्रोसेस नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगी, बड़े मॉलिक्यूल्स
छोटे मॉलिक्यूल में नहीं टूटेंगे तो आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज नहीं हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सॉइल के अंदर, आपकी लैंड के अंदर कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जो कि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो उनको मिल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, और फिर आपको आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमिकल इश्यूज डेवलप होंगे। इसके अलावा अल्टीमेटली पोल्यूशन काज होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल मैनर के अंदर जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर आप जो है वो सिंथेटिक वे के अंदर जाएंगी, और सिंथेटिक वे के अंदर जो है वो बहुत सारी पोल्यूशन भी काज होगी। तो हमारे पास डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी डाइवर्सिटी को असिस्ट करने के लिए हमने ओवर 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट्स को जो है वो बायोलॉजिस्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर क्लासिफाई करते हैं। अब जो हमारे पास 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स हैं एंड 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट्स है, उनको किस तरह, किस ऑर्डर से, किस किंगडम के अंदर रखना है, ये जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर बहुत सारा काम करते रहे हैं। तो जो क्लासिफिकेशन के एम्स थे वो कुछ डिसाइडेड फॉर्म के अंदर है, उन्हीं एम्स को सामने रखते हुए एक सिस्टमैटिक मैनर्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको हम टेक्सोनोमी बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर। टेक्सोनोमी इज द एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आर प्लांट्स आर जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो एक्चुअली आप उसकी टेक्सोनोमी को डिस्कस कर रहे हैं, और जो क्लासिफिकेशन के पर्पसेस हैं वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बिहाफ पे हैं। और सेकेंडली हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि किस तरह इनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और किस तरह से ये मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर आए हैं। जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी कहा जाता है कि ये एप्स और चिंपैंजीज की मॉडिफाइड फॉर्म है, इस तरह से। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब हमारे पास जो टेक्सोनोमी का जो बेसिक यूनिट होगा वो आपके पास टेक्सोन कहलाएगा, और इसका जो प्लूरल होगा वो टेक्सा कहलाएगा। अब अगर हम टेक्सोनोमिकल हायरार्की को देखते हैं तो हमारे पास 5 किंगडम्स आते हैं। एक्चुअली किंगडम क्या होते हैं? साइंटिस्ट ने जो क्लासिफाई किया है उस एक ग्रुप को, उस एक क्लास को हम किंगडम बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 किंगडम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। सॉरी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। अगर हमारे पास मोनिरा फर्स्ट किंगडम, सेकंड वन इज द प्रोटिस्ट, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन एनिमेलिया एंड द फिफ्थ वन इज द प्लांटी। मोनिरा हमारे पास सिर्फ ऐसा किंगडम है मोनिरा हमारे पास ऐसा किंगडम है जिसके अंदर हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा है। हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। इससे पहले मैं आपको एक डिफरेंशिएशन बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। जो हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड मेच्योर न्यूक्लियस नहीं होता, उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड मेच्योर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जनरली हाई ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीपल ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं।
तो हमारे पास जो फर्स्ट किंगडम है जिसको हम मोनिरा बोलते हैं, जिसके अंदर जनरली आपके पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, सियानो बैक्टीरिया जैसे कि आ जाते हैं, ये मोनिरा किंगडम के अंदर रखे जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी मोनिरा किंगडम में ही आते हैं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैच्योर न्यूक्लियस नहीं होता। और मोनिराज जो है वो यूनिसेलुलर भी हैं। इसके अंदर आपके पास ये जो मोनिरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं सेल्स की। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनसे चेंज होती हैं। हमारे पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर रखे जाते हैं। फर्स्ट वन बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज द सियानोबैक्टीरिया, ये उसी की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ये हमारे पास सिंपल जो किंगडम था वो मोनिरा था, जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। सेकंड किंगडम के अंदर जो प्रोटिस्ट कहलाता है उसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। ऑर्गेनिजम्स इधर भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके अंदर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट ऑफ सेल्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल सेल है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा वो मैच्योर न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस होगा, ऑल्दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मौजूद होंगे। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्रोटिस्टा के अंदर ही रखे जाएंगे। जो प्रोटिस्टा हमारे पास किंगडम है, इसकी तीन टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द एलजी। एलजी आर यूनिसेलुलर। चूंकि हमारे पास सिंपल मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इस किंगडम में रखा गया है, तो एलजी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म के अंदर रहते हैं, और सिंपल मल्टीसेलुलर सेल्स के अंदर भी ये रहते हैं एलजी। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स। चूंकि एलजी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए से खुद बना सकते हैं। एलजी हमारे पास प्रोड्यूसर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा है ना, पानी के ऊपर जो एलजी ग्रो कर जाता है जिसको हम काई बोलते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, अपनी खुराक खुद बना रहे होते हैं, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। एलजी के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज से रोशनी एब्जॉर्ब करता है, सूरज से एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के जरिए से ग्लूकोज बना रहा होता है, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपके पास ग्लूकोज C6H12O6 प्रोड्यूस करवा रहा होता है। उसके साथ साथ 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। जनरली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जो हमारे पास सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे वो, क्योंकि उनके अंदर जो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मौजूद नहीं होंगे, और इसके अलावा उसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो भी मौजूद नहीं होगा ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑल्दो दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकंड वन आपके पास प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स आ जाते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं एनिमल से। फर्स्ट टाइप हमने देखी एल्जी की जो कि रिजेंबल करते हैं प्लांट से। सेकंड टाइप प्रोटिस्ट के हम देख रहे हैं प्रोटोजोन्स जो कि रिजेंबल करेंगे एनिमल से। ये क्यों रिजेंबल करेंगे एनिमल से? बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा। क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो उसके अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो आती है वो हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोटिस्ट होंगे जो कि फंजाई लाइक होंगे। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड किंगडम ऑफ
क्लासिफिकेशन आता है फंजाई, जिसके अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। आपको पता है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये हम पूरा रिलेशनशिप जो है वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जो प्रोड्यूसर्स की तैयार करता खुराक पे इन्हिसार करते हैं, उन्हीं की तैयार की हुई खुराक को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये जो होते हैं प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो हम फंजाई किंगडम के अंदर डिस्कस करते हैं। और इस किंगडम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एब्जॉर्प्टिव वे के अंदर अपनी खुराक यूज हासिल करते हैं। मतलब उनका जो मोड ऑफ मतलब उनका जो खुराक हासिल करने का तरीका होगा वो एब्जॉर्प्शन होगा। वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, और उससे एनर्जी हासिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मशरूम इसके अंदर आ जाते हैं। मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई। और बहुत सारे हमारे पास फंजाई जो हैं वो काम करते हैं डिकम्पोजर्स का। और डिकम्पोजर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो है आप डिकम्पोजिशन का काम कर रहे होते हैं, जिससे आपके जो है वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं। आपकी सॉइल की न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करवा रहे होते हैं। और इसके अलावा पोल्यूशन को भी जो है वो ओवरकम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो फंजाई है ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और वहां पे जो है वो डिकम्पोजिशन भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि डेड प्लांट हो सकता है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, डेब्रिस हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक टाइप का मटेरियल हो सकता है, ये वहां पे ग्रो कर सकते हैं और वहां पे सेक्रीट कर सकते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जिसके जरिए से ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पे कुछ ये एब्जॉर्ब करके खुद ग्रो कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव ऑर्गन एंजाइम जो है वो ये रिलीज कर सकते हैं। और इस तरह से फिर ये जो है वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी वहां पे कर सकते हैं। तो किंगडम फंजाई के अंदर हम फंजाई को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। फोर्थ जो हमारे पास किंगडम आता है वो एनिमेलिया है। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आपको पता है एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो यूकैरियोटिक भी होते हैं और ये ऑटोट्रॉफ्स। सॉरी, हम एनिमल्स को देख रहे हैं तो एनिमल्स आपके पास हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जिसको हम कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं कि ये कंज्यूम कर रहे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स की बनाई हुई खुराक खुराक को। एनिमल्स जो है ये इनका जो मोड ऑफ खुराक का जो तरीका होता है वो इंजेस्टिंग होता है। मतलब ये इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और इस तरह से फिर वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं और डिफरेंट टास्क, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इनके अंदर जो है वो, चूंकि ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। फिफ्थ वन जो हमारे पास किंगडम आता है वो प्लांटी है। इसके अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं। और ये हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ग्लूकोज बनती है। फर्स्टली तो जब ग्लूकोज बनती है प्लांट उस ग्लूकोज को अपनी एनर्जी के लिए भी यूज करेगा। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होती है फिर वो उसको स्टोर कर लेता है और उस
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है, वो आपके एनवायरनमेंट में आ जाती है। और कुछ आपके पास जो है वो प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज करता है। फॉर एग्जांपल जब ड्यूरिंग नाइट टाइम जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो प्लांट्स भी तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो जब रात होती है तो तब हमारे पास सूरज की रोशनी नहीं होती, तब आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो रहा होता। तो जिंदा रहने के लिए प्लांट्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होता है, प्लांट्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, और उस दौरान जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स भी यूज कर रहे होते हैं। इसी वजह से रात के वक्त दरख्तों के नीचे स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्लांट्स भी यूज कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो प्लांट्स को यूज नहीं कर रहे होते ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये याद रखने वाली है कि आपके पास 5 किंगडम जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन 5 किंगडम्स के नाम बहुत जरूरी हैं। सेकेंडली, सेल की टाइप कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जो मोनिरा है वहां पे सेल की टाइप प्रोकैरियोटिक है। बाकी 4 रिमेनिंग किंगडम्स के अंदर जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। थर्डली इम्पॉर्टेंट चीज आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर किस तरह का न्यूक्लियस मौजूद है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेच्योर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहां पे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो एब्सेंट होगा। बाकी जो रिमेनिंग आपके पास 4 किंगडम्स हैं उनके अंदर चूंकि वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनके अंदर मेच्योर न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। फोर्थली, सेल वॉल, जो आपके पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो आपके पास हेटरोट्रॉफिक हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। और ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में मौजूद हैं। जैसे कि मोनिरा के अंदर हमने देखा था, मोनिरा के अंदर आपके पास सिंपल यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। तो वहां पे हमारे पास सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वहां पे आपके पास सेल वॉल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर हम देखें प्रोटिस्टा के अंदर, तो उसके अंदर हमने कुछ केसेस को देखा था, जिसके अंदर 3 टाइप्स को हमने देखा था। फर्स्ट के वो कुछ एल्जी की तरह के होते हैं, सेकेंडली कुछ प्रोटोजोन्स की तरह के होते हैं, और कुछ फंजाई लाइक होते हैं। तो इसके कुछ केसेस के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और कुछ के अंदर एब्सेंट होती है इस तरह से। और इसके अलावा आपने देखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि मोनिरा के अंदर कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ्स हैं, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ फोटोसिंथेसिस के जरिए से खुराक खुद बना रहे हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है कि वो एब्जॉर्प्टिव तरीके से खुराक ले रहे हैं, या फिर वो इंजेस्ट कर रहे हैं खुराक को, जैसे कि एनिमल्स के अंदर होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, ये आपके पास इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा कि रॉबर्ट हार्डनिंग विटेकर जो था 1920 से 1918 तक जो था हमारे पास बायोलॉजिस्ट, इसने जो है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा काम किया था। ये फर्दर थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल है हमारे पास किंगडम्स के हवाले से। फर्स्ट किंगडम जैसे कि हमारे पास आता है मोनिरा, उसके अंदर बैक्टीरिया आते थे। तो बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं ये यहाँ पे फर्दर डिटेल मौजूद है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन के ऊपर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, और कुछ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और कुछ जो है वो अपनी खुराक दूसरे जानदार से हासिल करते हैं, कुछ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। ठीक है।
और कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिजीज भी काज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो ऐसे भी होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं फॉर न्यूट्रिशनल बेसिस, हमारी खुराक के तौर पे हमारे ये फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि बिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो 1 कप ऑफ योगर्ट के अंदर मौजूद हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एलजी को अगर देखा जाए तो कॉलोनियल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ज्यादातर पानी वाली जगहों पे पाए जाएंगे, क्योंकि एलजी जो है वो पानी पे ग्रो करता है, या फिर वो मॉइस्चराइजर्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जहाँ पे नमी होती है वहां पे ग्रो कर सकते हैं। Certain examples are here and one is the Chlamydomonas। ये आप देख सकते हैं Chlamydomonas के अंदर फ्लैजेलम है जो को इसको मूवमेंट के अंदर इसकी मदद करेगा। वेक्यूल है इसके अंदर जिसकी वजह से ये जो है प्लांट से रिजेंबल भी करता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज भी है, जैसे कि गोल्जी apparatus मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। इसके अलावा इसमें स्टिग्मा है, न्यूक्लियस मौजूद है, और स्टार्च ग्रेन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। दिस इज क्लेमिडोमोनास। फंजाई हमारे पास है, इनको इसको आप पढ़ भी सकते हैं, जाते हैं। इसके अलावा रिजोपस भी आ जाते हैं इसके अंदर। दिस इज मशरूम अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं। नाउ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से है। नहीं तो शॉर्टली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, वो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। और ये क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ सकते हैं। Animals having backbone are called as vertebrates. There are about 47,000 kind of vertebrates. They are further divided into 5 different subgroups as, जैसे कि हमारे पास बेसिकली जितनी वैरायटी है उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे 5 ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर आपके पास बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, आपके पास बर्ड स्पीशीज, इसके अलावा हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं। दीज आर द 5 ग्रुप्स जिसके अंदर हमने ओवरऑल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको क्लासिफाई कर देना है। तो हमारे पास दीज आर द 5 ग्रुप्स: फिशेज, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। ये आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं। इन सब कैटेगरीज के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होगा। वर्टिब्रेट्स आप देख सकते हैं, आपके पास मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये सारे एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इनको एक स्पेसिफिक ग्रुप में रखा गया है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट हैं और किस तरह से अपने ग्रुप के ऑर्गेनिजम से ये सिमिलर हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे मैमल्स की। जो मैमल्स हैं ये आपके पास इसके अंदर जो मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म है वो आपके पास ह्यूमन बींग्स की आती है। ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, काउ, गोट्स, ये सारे मैमल्स में आते हैं। फिर इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इस ग्रुप में किन एनिमल्स को रखा गया है। इसकी कुछ
आइडेंटिफिकेशंस हैं, जैसे कि मैमल्स के जिस्म पे जो है वो बाल होते हैं या फिर फर होती है। bodies are babies are feed on the mother's milk. This is a condition for mammals. The young ones in mammals generally develop inside the mother's body. ठीक है। डेवलपमेंट जो है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो इनसाइड द मदर्स बॉडी होता है, और आफ्टर बर्थ जो है वो उसका फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है। तो ये मैमल्स के अंदर जनरली पाया जाता है। सेकेंड वन इज द बर्ड। इसके अंदर आपके पास जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनके पास जो है फीदर्स होते हैं, विंग्स होती हैं, बीक्स होती हैं, ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं वो कुछ रनिंग बर्ड्स होते हैं, कुछ फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो बोन होती हैं वो होलो बोन होती हैं, और इनके अंदर एयर सैक होती हैं, हवा की थैलियां मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये वेट जो होता है इनका कम हो जाता है। लाइट वेट होने की वजह से दे कैन फ्लाई। और हमारे पास कीवी एंड ऑस्ट्रिच जो हैं वो आपके पास रनिंग बर्ड्स हैं। They are not the flying birds. They all are the mammals. ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो रिंग के चलते हैं, आपके पास वो सारे एनिमल्स या आपके पास ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आएंगे। लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टाइल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, ये सारे आपके पास रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स जो है वो ड्राई स्किन रखते हैं, और उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी और स्केली स्किन होती है, जिसकी वजह से जो है इनकी स्किन इस तरह की होती है कि इनकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। क्योंकि ये रिंग के चलते हैं इस वजह से ये जो है वो थिक स्किन रखते हैं और स्केली स्किन होती है इनकी। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग ऑन लैंड। मतलब ये जमीन के ऊपर भी रहते हैं, और जो है वो देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल, और जो इनका लेदरी शेल होता है वो उसके एग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और बहुत सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं फोर लिम्स भी रखते हैं, और जैसे कि स्नेक के पास नहीं होता, ठीक है। फोर लिम्ब वाले भी होते हैं और नहीं भी होते रेप्टाइल। नेक्स्ट वन हमारे पास एम्फीबियंस आते हैं। इसके अंदर हमारे पास टोड, फ्रॉग, स्लेमेंडर वगैरह आ जाते हैं। इनके पास फोर लिम्स मौजूद होती हैं। जितने भी एम्फीबियंस होंगे सबके पास फोर लिम्स मौजूद होंगी। और ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लैंड एज वेल एज इन वाटर दे कैन सर्वाइव, ठीक है। ये कुछ हिस्सा अपना पानी में गुजारते हैं और कुछ हिस्सा ये लैंड के ऊपर गुजार सकते हैं, तो ये एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन। इनके पास प्रॉपर सांस लेने के लिए ऑर्गन्स भी मौजूद हैं जो कि लंग्स होते हैं, और इसके अलावा ये अपनी स्किन के जरिए से भी सांस ले सकते हैं। और जो इनकी स्किन होती है वो लूज होती है और वेट स्किन होती है। ये अपनी लाइफ का जो कुछ हिस्सा है वो पानी में भी गुजारते हैं और लैंड पे भी गुजारते हैं। अपनी लाइफ का जो एडल्ट फॉर्म है वो जमीन पे गुजारते हैं, लैंड पे, खुश्की पे गुजारते हैं। और जो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो फॉलिंग एग्स ये कहाँ चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। और फिर जो इनका एग होता है वो जेली लाइक, जैसे कि बीड इन जेली, मतलब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस की। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एम्फीबियंस दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं
फिशेज। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 25,000 काइंड ऑफ फिशेज जो हैं मौजूद हैं। और फिशेस जो हैं ये भी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं, जिसकी वजह से ये तैर सकती हैं और तेजी के साथ तैर सकती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडीज होने की वजह से इसको काफी ज्यादा हेल्प होती है फॉर स्विमिंग प्रोसेस। इनकी बॉडी के ऊपर फिन्स मौजूद होते हैं और टेल मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये तैर सकती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो गिल्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर जो है वो ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन जो है वो गिल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे लंग्स वगैरह नहीं होते। हमारे पास जो बहुत सारी फिशेज हैं वो अपना जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो लेइंग एग के जरिए से करती हैं, और ये पानी में ही जो है वो अपना ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। ये थे हमारे पास वर्टिब्रेट्स और उनकी क्लासिफिकेशन। वर्टिब्रेट्स को हमने 5 ग्रुप्स में डिस्कस किया। सबसे पहले हम मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की फॉर्म में हमने इन्हें देखा। नेक्स्ट जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है वो इनवर्टिब्रेट्स की फॉर्म में की गई है। अब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो हमारे पास विदाउट बैकबोन एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्टारफिश आ जाती है, वॉर्म्स आ जाते हैं, स्नेल्स आ जाती हैं। हमारे पास जो कुछ मेरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टारफिश है, कि आपके पास although it is fish category but it is without backbone, जिस इसी वजह से इसे हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मेरी तरफ अजान हो रही है। जो हम पे गुजरे जी, तो इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास इंसेक्ट्स को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इंसेक्ट्स हमारे पास इस तरह के इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि ज्वाइंट लेग्स होती हैं। इनकी टांगे आपस में जुड़ी हुई होती हैं और बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, टुकड़े टुकड़े हुई होती है। इसके अंदर हमारे पास आंट, बटरफ्लाई, बीज वगैरह आ जाती हैं, और इसके जो है वो पूरी बॉडी के 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ होता है।
फर्स्ट वन इज द हेड, देन थोरैक्स, देन द एब्डोमेन। तो इसकी बॉडी के जो ये 3 सेगमेंट हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। और जो इसकी ज्वाइंट लेग्स के जो पेयर्स होते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं। तो 6 लेग्स टोटल इंसेक्ट्स के पास मौजूद होती है। दे हैव हार्ड स्केलेटन, और जो आउटसाइड द बॉडी, जो कि उसके इनसाइड बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। These are the certain type of invertebrates जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। Starfish and jellyfish are the marine invertebrates. This is very important because जितने भी हमारे पास फिशीज हैं, ऑलमोस्ट 25,000 काइंड ऑफ फिशीज जो है वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं। यहाँ पे starfish and the jellyfish are such type of fishes which are not included in vertebrates. They are invertebrates, marine organisms. तो हमारे पास इसी तरह स्पॉन्ज है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, कुछ वर्म्स भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं, स्पाइडर। नेक्स्ट पर हमारे पास आते हैं वर्म्स। वर्म्स आर ऑल्सो इन्वर्टिब्रेट्स जो कि सॉफ्ट बॉडीज होती हैं। इनके पास कोई लिम्ब नहीं होते, और इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर होती है, लंबूतरी सी होती है। और ये इनकी बॉडी जो है वो रिजेंबल करती है स्नेक से। अर्थवॉर्म एंड द टेपवॉर्म जो है आपके पास वॉर्म्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और इनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है। Flatworm and the roundworm are the worms without segmented bodies. ये आपके पास कुछ केसेस हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट बॉडी के होंगे, जिसमें हमारे पास फ्लैट और राउंड वर्म्स आते हैं, बाकी आपके पास सेगमेंटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। Now there is a comparison between the vertebrates and the invertebrates. Vertebrates have internal skeleton, while the invertebrates don't have any internal skeleton. Backbone is present in vertebrates and absent in invertebrates. Nerve cord is dorsal and hollow in vertebrates, while in invertebrates, nerve cord and is ventral and solid. हमारे पास जो vertebrates हैं उनके अंदर heart is on the ventral side of the body, while in invertebrates heart is present in on the dorsal side of the body. ठीक है। हमारे पास hemoglobin is present in red blood cells in invertebrates, and in invertebrates hemoglobin is present in dissolved in plasma. ठीक है। These are the some differences in invertebrates and vertebrates. आप सिर्फ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम पे ही नहीं बल्कि कुछ और डिफरेंसेस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखी है। हमने प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की वो 2 तरह की होती है कि प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पोर मौजूद होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास फर्न्स आ जाते हैं, मॉसेस आ जाते हैं, इसके अलावा कॉनिफर्स आ जाते हैं, और कुछ और भी बहुत सारे प्लांट्स मौजूद होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और फिर इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन के जो वो मेथड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनके किस तरह से होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने जो है वो देखा था, और उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है उसको भी डिस्कस किया था डिटेल के साथ।
तो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स फर्दर दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सीड्स नेक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर कॉटिलेडन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ प्लांट्स जो होंगे वो मोनोकॉट्स रखेंगे, और कुछ डाइकोटिलेडन की फॉर्म में एंजियोस्पर्म मौजूद होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मोनोकोटिलेडन के अंदर आपके पास कुछ बीन सॉरी आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि राइस है, आपके पास व्हीट होता है। इसी तरह आपके पास डाइकोट के अंदर पी सीड आ जाते हैं, आपके पास कुछ बीन्स आ जाती हैं, और और बहुत सारी एग्जांपल्स भी होंगी हमारे पास मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर। ये आपके पास सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। हमारे पास रोज के अंदर जो बीज होता है वो भी डाइकोट होता है। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके पास, जिसके अंदर आपके पास कोनिफर्स है, फर्न्स है, और मॉसेस वगैरह आ जाते हैं। अब हमारे पास आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और माइक्रोब्स जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है इस जमीन के ऊपर। सबसे पहले यूं कहा जाए कि बहुत पुरानी जो है वो लाइफ जमीन के ऊपर वो माइक्रोब्स की फॉर्म में है। और इट्स मीन के बिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो है वो माइक्रोब्स ही एग्जिस्ट करते थे। लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, तो वो आपके पास माइक्रोमीन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मीन जानदार, ऐसे जानदार जो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। तो फिर माइक्रोस्कोप से देखने की वजह से इन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, और मोर देन वन सेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये हायर ऑर्डर मल्टी ऑर्गेनिजम्स में नहीं आएंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑलमोस्ट ऑल अराउंड जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें वो एयर, सॉइल, डस्ट, फूड, वाटर, मतलब आपके इन्वायरमेंट में, आपके इकोसिस्टम में ये कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। मेन ये तीन कैटेगरी में हम इनको देखेंगे, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये डिपेंड करता है उनकी शेप के ऊपर, स्ट्रक्चर, फीडिंग हैबिट्स के ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। वायरसेस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो व्हेन दे एंटर इनटू बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको होस्ट की जरूरत होती है, विदाउट होस्ट जो है वो वायरस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। वायरस का मतलब होता है पॉइजन, और वायरस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब पॉइजन, पॉइजनस होते हैं ये, और हार्मफुल होते हैं फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ये जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये डिजीज काजिंग होते हैं। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया कुछ हमारे पास बेनिफिशियल भी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। बट इफ अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो फिर ये हमारे पास जस्ट डिजीज काजिंग ही होते हैं, हार्मफुल होते हैं फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकती हैं, उसके अंदर कोल्ड, इसके अलावा पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, एड्स, इस तरह की जो है वो बीमारियां जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हो सकती हैं ड्यू टू वायरस। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, और मोर देन 5000 काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा चुकी है। ये नॉन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है 5000। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, जैसे कि 1 कप ऑफ योगर्ट के अंदर बिलियन ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इट्स मीन दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म।
दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इट्स भी हम इनको यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं। हमारे पास इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं। दे मे वेरी इन देयर शेप, फॉर एग्जांपल दे, ये हमारे पास राउंड फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, ये रॉड फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, कोमा फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, स्प्रिंग फॉर्म के अंदर भी होते हैं, मतलब स्पाइरल फॉर्म के अंदर भी ये हो सकते हैं। इट डिपेंड्स upon their shape. And certain type of diseases they can cause, for example pneumonia, tuberculosis जिसको हम टीबी बोलते हैं, टाइफाइड, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग जो है वो इसका मोस्ट कॉमन वन इज द फूड पॉइजनिंग। There are certain advantages and the disadvantages of microorganisms. अगर हम एडवांटेजेस देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम खुराक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर यीस्ट को यूज कर रहे होते हैं फॉर मेकिंग फूड, एंड यीस्ट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सिमिलरली माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेस में भी हमारी हेल्प आउट करते हैं। थर्डली मेकिंग मेडिसिन, जैसे कि फंजाई को यूज करते हुए सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी फ्लेमिंग ने, जैसे कि पेंसिलिनियम के जरिए से पेंसिलिन बनाई थी। पेंसिलिनियम जो था वो आपके पास एक फंजाई था, फंजाई थी जिस से जो है वो एंटीबायोटिक बनाई गई थी। तो इसी तरह हम और भी बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं और बना रहे हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक जो है उसके अंदर आ जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं, ये तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और तोड़ फोड़ करके हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ डिसएडवांटेजेस आर हियर। इनके डिसएडवांटेजेस इन अ सेंस कि ये थोड़ी सी मतलब ये डिजीज काजिंग होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलेंगे। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि डिजीज काजिंग होंगे हम पैथोजेंस बोलेंगे। जैसे कि डिजीज हमने देखी कि कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज है वो जनरली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में भी डिस्कस कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, एड्स, कोल्ड कफ, इन्फ्लुएंजा, इस तरह से ये सारी जो डिजीजेस हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हैं। इसके अलावा स्पॉइलेज ऑफ फूड भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। कुछ फंजाई की वजह से फंगस ग्रो कर जाता है। इस तरह हमारे पास तो द अटैक ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इंफेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो तेजी के साथ फैल रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो है वो फैल जाती हैं, तो इनके इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं। तो ये एयर, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, एनिमल्स के थ्रू, और कट्स इन द ऑन द स्किन, ये एक जगह से दूसरी जगह या एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द एनिमल क्लासिफिकेशन। और कुछ हमने जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करने लगी हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा, आज जो है वो मेरे साथ ही क्लास होनी है, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करने लगी हूँ।
सॉरी, ये ना स्लाइड सही शेयर नहीं हुई, मैं अगेन शेयर करती हूँ। स्लाइड शेयर हो रही है सर? ओके, नेक्स्ट में ना हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करे जा रहे हैं, जो कि बेस करता है हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन बिटवीन केमिकल्स के। हमारे पास केमिकल्स जो है वो बेसिकली किस तरह के होते हैं, उनकी नेचर क्या हो सकती है। तो हम बात करेंगे एसिड्स और बेसिस के हवाले से कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह एसिड्स और बेसिस को जो है वो डिफरेंशिएट किया, कि उनकी कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, किन किन साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे शो करवाई हैं। तो हमारे पास जनरली एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम एसिड्स को देखें तो एसिड्स हमारे पास इस तरह की स्पीशीज होती हैं जो कि H पॉजिटिव दे सकती हैं इन वाटर। जर्नल करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो ऐसे तमाम स्पीशीज जो पानी के अंदर अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देती हैं, दे देती हैं, उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। और एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, तुर्श होता है। जब हम इनको तोड़ते हैं तो मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनके फार्मूला के अंदर H जरूर आता है, क्योंकि अगर इनको पानी में डिसॉल्व करवाएंगे तो ये H पॉजिटिव तभी दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, corrosive होते हैं हमारी स्किन के लिए। और एसिड्स की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है। 7 से कम जो है वो मतलब 6, 5, 4, ये उसका एसिडिक लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। 7 से नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे एसिडिक लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ये जर्नल हमारे पास एसिड के बारे में था। और एसिड जो है ये हमारे पास जो लिटमस पेपर टेस्ट अगर हम देखें तो ये लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती है, ब्लू लिटमस पेपर को। इसके अलावा डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म। इसके अलावा दे कैन रिएक्ट विद मेटल्स, और जैसे ही मेटल्स के साथ इनका रिएक्शन होता है तो फिर साल्ट बनता है, और उस दौरान हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही होती है। जब भी जिस एसिड का किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा वहां पे हाइड्रोजन गैस जरूर इवॉल्व हो रही होगी,
और जितने भी एसिड्स होते हैं कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब भी रिएक्ट होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है। मतलब बाय प्रोडक्ट के अंदर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में उस जिस कार्बोनेट, जो भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा उसी का साल्ट भी बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो कैल्शियम का साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं तो फिर मैग्नीशियम का साल्ट बनेगा जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में पानी बनेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके जरिए से इनके रिएक्शंस होते हैं। जब इसी तरह जब एसिड जो है वो मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और उनके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, ये आपके पास कुछ रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं। सिमिलरली हमारे पास अल्कलीज आती हैं। अगर हम इसको अल्कलीज की बजाय बेसिस को देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास जितनी भी अल्कलीज बेसिस होती हैं वो सारी की सारी अल्कली नहीं होती, बट ऑल अल्कलीज आर द बेसिस। तो हम यहाँ पे अल्कली की बजाय हेडिंग में बेसिस देखेंगे। बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। मतलब जब भी आप बेसिस को पानी में डिसॉल्व करवाते हो तो ये पानी में जाके अपना OH नेगेटिव रिलीज कर देती हैं। बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी फील। मतलब इनका जो सोल्यूशन होगा या इनका जो पानी के अंदर इनका जो सोल्यूशन होगा वो सोपी इन टच होगा, बेसिस का सोप लाइक होगा टचिंग के अंदर। ब्रेक डाउन फैट्स एंड ऑयल्स, और इनके अंदर जैसे कि एसिड्स में H होता था यहाँ पे OH होगा फॉर्मूला के अंदर। बेसिस जो होती हैं वो पॉइजनस भी हो सकती हैं और corrosive टू स्किन भी हो सकती हैं, और इनकी जो pH होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। मतलब 7 पे हमारे पास कोई भी चीज न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, 7 से आगे जाते हैं तो हमारे पास वो बेसिक फॉर्म के अंदर हो रही होती है, मतलब बेसिक लेवल बढ़ रहा होता है। और जब हम 7 से पीछे की तरफ आते हैं तो हमारे पास एसिडिक लेवल बढ़ रहा होता है। अब हमारे पास ये पीएच जो होता है, मैं इसको शॉर्टली बता दूं कि ये जो पीएच क्या होती है, ये हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होती है। और इस पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, जिस स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक स्केलिंग होती है। और इस स्केल की जो स्केलिंग होती है वहां पे जब हम 7 को देखते हैं तो इस 7 पॉइंट के ऊपर कोई भी चीज जो है वो न्यूट्रल कंसीडर की जाती है कि 7 पीएच के ऊपर कोई भी स्पीशी ना ही वो एसिडिक नेचर की है ना ही वो बेसिक नेचर की है, जैसे कि हमारा पानी। ठीक है, जैसे ही हम 7 से ऑनवर्ड आगे जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पीएच बढ़ रही होती है वैसे वैसे बेसिक लेवल बढ़ रहा होता है, बेसिसिटी बढ़ रही होती है, और 14 पे जाके मैक्सिमम बेसिसिटी हो जाती है किसी भी चीज की। इसी तरह अगर हम 7 से पीछे की तरफ आते हैं तो मतलब 0 की तरफ आते हैं तो आपके पास पीएच कम होते होते आपके पास एसिडिटी बढ़ रही होती है। जैसे जैसे आप 6, 5, 4 इस तरफ आ रहे होते हैं तो एसिडिटी किसी भी चीज की मैक्सिमम जा रही होती है, बढ़ रही होती है। तो जनरली हमारे पास जो एसिड रेन होती है, बारिश का जो पानी होता है उसकी पीएच 4.5 की रेंज में होती है, तो इस वजह से उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, एसिडिक नेचर होने की वजह से। तो ये हमारे पास एक पीएच स्केल है, आप देख सकते हैं पीएच स्केल में उसने जो बेसिस है उसके लेवल को शेड किया है और एसिड की तरफ वाले साइड को भी शेड किया है। 7 के ऊपर आपके पास न्यूट्रल मार्क है, 7 से आगे आपके पास जहाँ पे उसने अल्किलाइन लिखा है या बेसिसिटी को आप लिख सकते हैं, वहां पे आपके पास कलर शेड के अंदर किस तरह से चेंजेस आ रही हैं। ये पीएच
पेपर के ऊपर भी स्केल जो है वो और शेड के साथ मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास एसिडिटी के कलर्स आते हैं और किस तरह से बेसिसिटी के कलर्स आते हैं। 7 के ऊपर कोई भी चीज न्यूट्रल होती है, नॉर एसिडिक नार बेसिक। अब हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं एसिड्स और बेसिस को डिस्क्राइब करने के लिए। जो मेजर थ्योरीज हैं वो हम 3 थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को, लोरे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को, एंड द थर्ड वन लिविस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, जो एसिड्स और बेसिस के हवाले से होता है। तो फर्स्ट वन हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस को देखेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो था ये डील करता था एक्वस कंडीशन के साथ। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस जो है उनको डिस्क्राइब करें तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन इन वाटर। जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो वो क्या है, एसिड। और अगर आर्हेनियस के मुताबिक बेस को डिस्क्राइब करें तो कोई भी ऐसी सब स्पीशी है जो पानी के अंदर OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर दे, ठीक है। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती है। जब आपके पास कोई कॉन्सेप्ट कोई प्रॉपरली किसी उसको डिस्क्राइब ना करे तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। अगर पिछले कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस हो, वो सक्सेसफुल नहीं होता, तब आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। तो जो हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडिया के अंदर ही एप्लीकेबल था, और ऐसे स्पीशीज या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर H पॉजिटिव नहीं था, जबकि वो एसिडिक नेचर के थे, तो उनको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था आर्हेनियस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है लेकिन इसके पास तो H है भी नहीं, तो फिर ये किस तरह से उसको जस्टिफाई करता। तो आर्हेनियस वाज अनेबल टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ such substances which don't have hydrogen or which don't have OH, ठीक है। तो इस वजह से ये एप्लीकेबल सब कंपाउंड्स के लिए नहीं था, जिसकी वजह से इसके कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया। तो फिर आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ इनोवेशंस की गई, और फिर नेक्स्ट जो है वो ब्रॉन्स्टेड लोरे ने एक कॉन्सेप्ट वो प्रोवाइड किया। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे ने कंबाइंड वर्क करते हुए एसिड बेस का कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया कि ब्रॉन्स्टेड लोरे में एसिड कैन डोनेट ए प्रोटॉन एंड बेस कैन एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन। One is the donor, which is acid, and other is acceptor of proton, which was known as base. According to Lode-Bronsted concept, must contain a non-bonding pair of electrons. Conjugate base और a conjugate acid का concept भी यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरे के अंदर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वेशन आप देखें, HCl plus H2O, जैसे ही एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव बनता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट में बताऊं कि वाटर जो है ये आपके पास वाटर जो है हमारे पास ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है कि ये एसिड के तौर पे भी काम करता है और ये बेस के तौर पे भी काम करता है। ये डिपेंड करता है ये किस तरह के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर जो है वो HCl के साथ कंबाइन होने जा रहा है। तो HCl आप सबको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में अब H2O बिहेव करेगा एज अ बेस।
तो यहाँ पे ये बेस के तौर पे काम करेगा। अगर इसके कोरेस्पोंडेंस में HCl की बजाय NaOH होता तो फिर ये एसिड बन जाता। इस तरह से ये वाटर जो है ये डुअल नेचर का कंपाउंड है। ये अपने कोरेस्पोंडेंस को देखते हुए बिहेव करता है। इट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। तो ये जो है एम्फोटेरिक नेचर है। अब देखें HCl एक एसिड है और जब भी एसिड होता है उसका जो प्रोडक्ट के अंदर कॉन्जुगेट बेस बनता है। HCl एक एसिड था, इसने अपना प्रोटॉन रिलीज किया अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट। तो अपना प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। और ये एसिड था तो इससे जो प्रोड्यूस हुआ वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस हुआ है। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। अब यहाँ पे जो H2O रिएक्टेंट में मौजूद था ये यहाँ पे बेस के तौर पे काम कर रहा था। ये एक प्रोटॉन को जो कि एसिड ने रिलीज किया था उसको एक्सेप्ट करके ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया है जो कि H3O पॉजिटिव है। ये H3O पॉजिटिव जो है ये कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ ए बेस। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड जो है वो वीक होगा। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। तो इस तरह से ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट में हमें कंजुगेट एसिड बेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और वाटर जो है वो हमारे पास एम्फोटेरिक ही होता है। Water can act both as an acid and basis, which is known as amphoteric nature. अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। अगर आपके पास वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये बिल्कुल कोरेस्पोंडेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इथानॉल है ये वीक एसिड है तो जो इससे बनने वाला बेस होगा वो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हमारे पास जो है वो ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट के भी कुछ लिमिटेशंस आते थे क्योंकि ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट जो है वो एक्वस मीडिया वाली कंडीशन को तो दूर करता था। जैसे कि आर्हीनियस कहता था कि पानी के अंदर अगर वो H पॉजिटिव रिलीज करता है तो वो एसिड है। ब्रोंस्टेड-लोरे ने ये वाली कंडीशन खत्म कर दी एक्वस वाली। लेकिन ब्रोंस्टेड ने कहा कि अगर वो H पॉजिटिव डोनेट करता है तो वो एसिड है और अगर कोई स्पीशी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है तो वो बेस है। ये वाली कंडीशन अगर हम देखें तो फिर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस और कंपाउंड्स हमारे पास अभी भी मौजूद हैं जिनके पास H लेने की एबिलिटी नहीं है और ना ही देने की एबिलिटी है। तो उन कंपाउंड्स को उन सब्सटेंसेस को लोरे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट किस तरह से जस्टिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास SO2 को अगर देखा जाए तो ये एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है जबकि ये H डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखता बिकॉज इसके पास H है ही नहीं। तो ये देगा कैसे। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो इसकी नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है और इसके पास भी प्रोटॉन देने की एबिलिटी नहीं है। तो ये किस तरह से ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट इसको एसिड के तौर पे क्लियर करेगा। ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट की जिसको रिमूव करने के लिए लेविस कॉन्सेप्ट आया था। और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस को इस तरह से डिफाइन किया गया कि बेसिस कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल एसिड्स कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे लेविस ने एसिड्स और बेसिस को जस्टिफाई किया। और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के हवाले से वो लेविस कॉन्सेप्ट को ही माना जाता है। और लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम कंजुगेट एसिड बेस को देखते हैं और कोवलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड को भी डिस्कस करते हैं। और एसिड लेविस कॉन्सेप्ट जो है ये डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में भी हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड को डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके पास H पॉजिटिव देने या लेने की एबिलिटी नहीं है उनको भी हम लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पास
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी वो सारी की सारी आपके पास लिविस एसिड कहलाएंगी। और ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो सारे के सारे आपके पास लिविस बेसिस के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कहीं ना कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है या फिर नेगेटिव चार्ज मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और वो सारी की सारी स्पीशीज लेविस बेसिस कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अमोनिया, OH नेगेटिव, जहाँ पे भी किसी स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज है जैसे कि फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, आयोडाइड आयन है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या फिर उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो लिविस बेसिस हैं। और लिविस एसिड के अंदर वो तमाम स्पीशीज आएंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, वो आपके पास लिविस एसिड के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि H पॉजिटिव वाले, और जैसे कि आपके पास NH4 पॉजिटिव है। ये आपके पास जो है वो लिविस एसिड के अंदर आ जाएंगे जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेस की कि जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है क्योंकि उस दौरान साल्ट बनता है और पानी भी बन रहा होता है। ये अगर आप इक्वेशन देखें CH3COOH, एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है NaOH बेस के साथ। एसिटिक एसिड आपके पास वीक एसिड है, NaOH आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट बन रहा है। कौन सा साल्ट बन रहा है आपके पास? सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। जब भी आपके पास साल्ट विद वाटर रिएक्शन हो रहा होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी एसिड का रिएक्शन होता है तो आपके पास साल्ट ऑफ दैट ऑक्साइड दैट मेटल बन रहा होता है। अगर आपके पास मेटल कॉपर ऑक्साइड है तो साल्ट भी कॉपर का ही बनेगा। आप जिस भी मेटल का ऑक्साइड लोगे उसी मेटल का साल्ट बनेगा जब आपके पास एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। और इसी तरह आपके पास थर्ड इक्वेशन के अंदर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस के साथ रिएक्शन दिखाया गया है तो आपके पास साल्ट ऑफ दैट बेस प्रोड्यूस हो रहा है। आपके पास बेस अमोनिया है तो अमोनिया का ही साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं। इसी तरह अगर सिंगल मेटल के साथ आपका रिएक्शन होता है, आपके पास कोई भी एसिड मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करता है तो आपके पास H2 गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये आपके पास रिएक्शन जो है वो एसिड का मेटल के साथ होता है। आप यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो, आपके पास रिजल्टेंट में यही कुछ बनेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और उस मेटल का साल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कैल्शियम अगर आप यहाँ पे कैल्शियम मेटल ले रहे होते हैं तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जिंक मेटल लेते हो तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये आपके पास नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि आप जो भी मेटल लोगे उसी मेटल का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये कब होगा? जब एसिड का किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास एसिड जो है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जिस मेटल का कार्बोनेट होगा उसी मेटल का साल्ट बनेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर एज इट इज आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप अपने एसिड को चेंज कर लें, आप HCl की बजाय H2SO4 ले लेते हैं और तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और आपके पास वाटर बनेगा। इसी तरह अगर आप अपनी दोनों
को चेंज कर लेते हैं, आप HCl की बजाय आप H2SO4 लेते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, तो आपके पास मेटल मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा। इट्स मीन आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, वहां पे जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा एसिड का, तो उस मेटल का ही साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। इसी तरह जब आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो, या जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जब भी आपके पास किसी एसिड का बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है, तो भी आपके पास साल्ट ऑफ दैट मेटल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेते हो तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। Strong acids and base is completely dissociate into its ions। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, मतलब वो अपने आयंस में मुकम्मल तौर पे टूट जाता है, तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड या बेस है, जैसे कि आपके पास एसिडिक एसिड है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, 100% अपने आयंस में नहीं टूटता, तो वो वीक एसिड कहलाते हैं। और इस तरह बेसिस भी जो 100% आयोनाइज नहीं होती, अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होती, वो वीक बेसिस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इन एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। HCl, अमोनिया और H2SO4 को मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। These are some strong bases, NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल है। जब आप इनको डिसोसिएट करते हैं वाटर में तो ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पे अपने आयंस में टूट जाते हैं। वीक एसिड्स एंड बेसिस जो कि स्लाइटली डिसोसिएट होते हैं, थोड़े बहुत अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो वो वीक एसिड और वीक बेसिस की कैटेगरी में आती हैं। एसिटिक एसिड है आपके पास, यहाँ पे ये जो इथानोइक एसिड लिखा है, दिस इज नॉट द इथानोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। आपके पास सेकंड वन जो है वो कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। ये आपके पास वीक एसिड्स में आते हैं। इसी तरह वीक बेसिस भी हैं हमारे पास, अमोनिया इज ए वीक बेस, और C2H5 ये आपके पास इथाइमीन है या अमाइनो इथेन भी आप इसको बोल सकते हैं। C2H5NH2 ये भी आपके पास एक वीक बेस है। अमोनिया वीक बेस है तो अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो भी वीक बेस के अंदर आ जाएंगे। नाउ हमारे पास कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ जाएंगे। इस तरह से व्हेन कंबाइंड विद वाटर, हाँ जी, नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो मोस्टली हमारे पास नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। तो व्हेन कंबाइंड विद वाटर दे प्रोड्यूस एसिड, ठीक है। जैसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे ही इसका पानी के साथ रिएक्शन हुआ तो आपके पास बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, H2SO3। इसी तरह एसिडिक ऑक्साइड्स आर देयरफॉर नोन एज एसिड एनहाइड्राइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड इज
सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास सल्फ्यूरस एसिड बनता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बजाय आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4। एंड यू नो सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और इसी वजह से इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐसा एसिड है जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है और ये मिनरल एसिड भी कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये आपके पास तीनों मिनरल एसिड में आते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है एंड कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड की। जैसे एसिड के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं, इसी तरह बेसिस के ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास बेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड मौजूद होंगे, जैसे कि एसिड में जो ऑक्साइड थे वो नॉन मेटल के ऑक्साइड थे, लेकिन बेसिस के ऑक्साइड में हम जो ऑक्साइड लेंगे वो मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कि कैल्शियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड मेटल के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस। Magnesium oxide when react with water, then magnesium oxide will produce. Similarly, aluminium oxide when react with water, then the aluminium trihydroxide will produce. Basic oxides don't react with alkalis. ठीक है, जितनी भी हमारे पास bases हैं, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होते हैं और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो जिंक ऑक्साइड को हम डिस्कस करते हैं। जिंक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक इन नेचर है। जिस तरह से हमने वाटर को देखा था, वो एम्फोटेरिक इन नेचर था कि वो एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर रखता है। इस तरह जिंक ऑक्साइड जो है ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर भी शो करवाएगा, बेसिक नेचर भी शो करवाएगा। Amphoteric oxides are the metallic oxides which show both basic as well as acidic properties. When they react with acid तो ये बेस के तौर पे काम करेगा, अगर ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो ये एसिड के तौर पे काम करेगा। ये डिपेंड करता है इसकी कोरेस्पोंडेंस में किस तरह की नेचर का कंपाउंड है, तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये खुद किसके तौर पे काम करेगा, एसिड के तौर पे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और विद द रिमूवल ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो पानी की नेचर होगी वो एसिडिक नेचर होगी। इसी तरह जिंक ऑक्साइड एसिड की प्रेजेंस में किसके तौर पे काम करेगा, बेस के तौर पे काम करेगा। बेस की मौजूदगी में एसिड के तौर पे काम करता है, एसिड की मौजूदगी में बेस के तौर पे काम करेगा। तो ये जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और पानी बनाएगा। ठीक है, बेसिक नेचर यहाँ पे वाटर की होगी। एम्फोटेरिक प्रोडक्ट बना रहा है तो वो एम्फोटेरिक प्रोडक्ट भी जो है वो डिपेंड करेगी एसिडिक या बेसिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जिनके अंदर जो है वो ना ही वो एसिडिक नेचर के होंगे और ना ही वो बेसिक नेचर के होंगे, न्यूट्रल होंगे।
These are the oxides which show neither basic nor acidic conditions or properties. That is, they don't form salts when reacted with acids or bases. ठीक है, अगर इन ऑक्साइड्स को एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो साल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये ऑक्साइड्स इस तरह के ऑक्साइड्स हैं जिनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स के अंदर डिस्कस करते हैं. ये हमारे पास जो था वो एसिड्स और बेसिस के हवाले से था. और ये सारा जो है वो एसिड और बेसिस के कुछ रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की कि अगर एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या प्रोड्यूस होता है, और अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करें तो क्या प्रोड्यूस होता है. और इसके अलावा हमने देखा कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसी तरह सल्फेट, बाइसल्फेट्स के साथ भी इनके रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, पानी प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस हो रही होती है. इसी तरह ऑक्साइड्स के साथ इनके रिएक्शंस हमने देखे, इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देखे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से एसिड और बेसिस को डिस्क्राइब किया. और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्यूरेट जो कॉन्सेप्ट है अबाउट एसिड और बेसिस वो कौन सा है, और उस लिविस ने किस तरह से इनको डिस्क्राइब किया, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं. ये हमारे पास जो है हम इसको देख लेते हैं. ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर का रिमेनिंग पोर्शन है जो कि हमने एंजाइम्स के हवाले से, बायोकैटालिस्ट के हवाले से देखा था, जिसके अंदर हमने कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर डिस्कस किए थे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके एंजाइम के बिहाफ पे हमने कुछ मॉडल्स को डिस्कस किया था. लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस किया था, और उसके कुछ मैकेनिज्म जो है वो उनको हम आज देखेंगे. So this is the remaining part of our previous lecture, mechanism of enzyme action. The catalytic efficiency of enzyme is explained by two perspectives. First one, thermodynamic changes, and the second one is the processes at the active site. हमने देखा था एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट और एंजाइम के अंदर किस तरह से बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और किस तरह से हम देखेंगे कि मैकेनिज्म जो है वो थर्मोडायनामिक चेंजेस किस तरह से आएंगी. Firstly, thermodynamic changes हम देखें, all chemical reactions have energy barrier. जब तक वो एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं होता तब तक आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, तब तक आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती. तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. उस एनर्जी बैरियर की एनर्जी को अचीव करने के लिए हम जो है वो एंजाइम यूज करेंगे ताकि उस एनर्जी बैरियर को रिड्यूस किया जा सके, और मैक्सिमम जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट्स हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में जा सके और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके. तो हमारे पास all chemical reactions have energy barrier between reactants and the products. ये जो आपको ऊपर ग्राफ नजर आ रहा है, जो पीक नजर आ रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज एनर्जी बैरियर. तो जो आपके पास ब्लू लाइन है, ये आपके पास अनकैटालाइज्ड या रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी बैरियर ज्यादा है. जो रेड लाइन है ये कैटालाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी बैरियर है, जो कि एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से एनर्जी बैरियर रिड्यूस हो गया है. अब रिएक्टेंट जो है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना मुश्किल है. जो आपके पास कैटालाइज्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं वो इजीली इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं. तो
जितना कम एनर्जी बैरियर होगा उतनी ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट उसको क्रॉस कर सकेंगे और उतनी ज्यादा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। द डिफरेंस इन ट्रांसलेशनल स्टेट एंड द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशनल बैरियर। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं आपके पास एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्री एनर्जी है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चेंज इन फ्री एनर्जी है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का वो ज्यादा है। जो आपके पास कैटालाइज्ड रिएक्शन का चेंज इन एनर्जी है वो कम है। तो अगर आप देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल को देखें तो रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी है और प्रोडक्ट का जो एनर्जी ग्राफ है वो लोअर देन द रिएक्टेंट है। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ इस तरह से हो कि रिएक्टेंट्स नीचे की तरफ हो और प्रोडक्ट ऊपर की तरफ हो तो वो फिर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्म थर्म वाले जो रिएक्शन है थर्मोडायनामिक के हीट के ऊपर स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, तो वो रिएक्शन हमारे पास थर्मोडायनामिक रिएक्शंस होते हैं जिनका हम हीट से रिलेशन चेक करते हैं, हीट की कोरेस्पोंडेंस में चेक करते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनको हम एनर्जी की बेस पे देखते हैं तो वो फिर हमारे पास काइनेटिक्स के रिएक्शंस होते हैं। थर्मोडायनामिक चेंजेस क्या हो सकती हैं कि ओनली इफ फ्यू सब्सटेंस क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट। जितने ज्यादा रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जितने कम रिएक्टेंट्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा कम जो है वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतनी ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कम होगी। That is why the rate of uncatalyzed reaction is much slow. Enzymes provide an alternate pathway for the conversion of substrate into the products. एंजाइम जो है वो हमें हेल्प आउट करेंगे एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करवाने में, रेट ऑफ रिएक्शन इंप्रूव करवाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी इंप्रूव करवाएंगे। Enzymes accelerate reaction rate by forming translational state having low activation energy. Hence, the reaction rate is increased many folds in presence of enzymes. The total energy of the system remains the same and equilibrium state is not disturbed. ठीक है, ये हम पहले भी बहुत डिटेल से देखा था कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको एज इट इज मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये आपके पास स्मॉल अमाउंट के अंदर ही रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एक्सेलरेट द रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट्स आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो कि आपके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर बनता है, ये आप देख रहे हैं कि रेड फॉर्म के अंदर आपको डायग्राम नजर आ रही है। और किस तरह से वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, जब एनर्जी बैरियर की पे पहुंचते हैं तब आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर जब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की तरफ आते हैं तब आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और एनर्जी बैरियर के बाद जो है वो रेट किस तरह से आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ये अनकैटालाइज्ड और कैटालाइज्ड रिएक्शन के एनर्जी बैरियर्स को दिखाया हुआ है। जो आपके पास एनर्जी बैरियर वाली पोजीशन होती है यहाँ पे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स भी बनता है। वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में बनता है और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है। और किसी भी चीज की जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वो अनस्टेबल होती है और अनस्टेबल चीजें फौरी तौर पे स्टेबल होना चाह रही होती हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं।
और प्रोडक्ट के अंदर जो है वो स्टेबल होती है, क्योंकि वहां पे उसकी एनर्जी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में कम होती है, तो वो स्टेबल स्टेट होती है। नाउ द प्रोसेस एट द एक्टिव साइट के ऊपर क्या मैकेनिज्म होता है कि आपके पास यहाँ पे कोवलेंट कैटालिसिस भी हो सकता है, एसिड बेस कैटालिसिस भी हो सकता है, और कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी भी हो सकता है, और कैटालिसिस बाय स्ट्रेन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चार तरीकों से कैटालिसिस का प्रोसेस हो सकता है एक्टिव साइट के ऊपर। तो कोवलेंट कैटालिसिस को अगर हम देखें तो ये क्या है कि एंजाइम्स फॉर्म कोवलेंट लिंकेज। ठीक है, आपके पास ये इंट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, जो कि जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, लिंक हो सकता है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फॉर्मिंग transient enzyme substrate complex with very low activation energy. Enzyme is released unaltered after completion of the reaction. एंजाइम जो है वो एज इट इज रिलीज कर दिया जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे। आप देख सकते हैं आपके पास सबस्ट्रेट है वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच होते हैं, और किस तरह से एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, जहाँ पे आपके पास कैटालिसिस जो है वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड होती है। और जब आपके पास टर्मिनेशन पॉइंट आता है तब आपके पास किस तरह से जो एंजाइम है वो किस तरह से रिलीज होता है और किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे तीन प्रोसेस बताए हुए हैं। इनिशिएशन, जिसमें आपके पास इंट्रैक्शन डेवलप होती हैं, फिर आपके पास ट्रांजिशन है, और फिर आपके पास टर्मिनेशन है। आपके पास सबस्ट्रेट में ए बी बी सी के साथ लिंकेज है, और फिर आपके पास एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, और फिर वो जो है प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से चेंज हो रहा है, ए बी और सी आपके पास रिलीज हो रहा है एंजाइम। एसिड बेस कैटालिसिस भी आपके पास सेकंड टाइप के अंदर आते हैं। मोस्टली ये अंडरटेकन होते हैं बाय ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। एंजाइम ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उस उन एंजाइम्स को ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स बोलते हैं। तो रिडॉक्स सेक्शन के एंजाइम्स हैं ये, यहाँ पे एसिड और बेस की कैटालिसिस हो रही होगी मोस्टली एट द एक्टिव साइट। हिस्टिडीन जो है प्रेजेंट होती है विच एक्ट एज बोथ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो हिस्टिडीन जो है ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के तौर पे काम करेगा। थर्ड वन टाइप आपके पास आती है प्रॉक्सिमिटी के बिहाफ पे कैटालिसिस किस तरह से होती है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस के ऊपर कैटालिसिस होगी। जब एंजाइम बाइंड करेगा तो आपके पास एक रीजन होगा हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, जो कि एक्टिव साइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस विल ओरिएंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्पेशली इन अ पोजीशन आइडियल फॉर देम। तो यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट को जो है वो ओरिएंट किया जाएगा, तरतीब दिया जाएगा, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, और फिर वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से अलग हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ वन टाइप जिसके अंदर कैटालिसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन होती है, मोस्टली अंडरटेकन बाय लाइसेज एंजाइम। लाइसेज एंजाइम्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। लाइसेज एंजाइम्स को हम बाइंडिंग एंजाइम्स भी बोलते हैं, जो कि रीओरिएंटेशन करवाते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट और मतलब एंजाइम्स के दरमियान रीओरिएंटेशन करवा रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर जो है वो उसको एडजस्ट करवा देते हैं, इसलिए इन्हें हम यहाँ पे लाइसेज एंजाइम्स यूज किए जाएंगे। Transitional state is required and here bond is unstable and eventually broken. Strain की वजह से वो unstable होगा, strain मतलब खिंचाव की वजह से, और वो eventually broke कर जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड है बिटवीन सबस्ट्रेट इज ब्रोकन एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जैसे ही वो स्ट्रेन की वजह से जब ब्रोक करेगा तब आपके पास प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा।
हमारे पास लॉक एंड की मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है, जो कि प्रपोज किया गया था एमएल फिशर इन 1894 में। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक स्पेसिफिक लॉक जो है वो एक स्पेसिफिक की के जरिए से ओपन होता है, इसी तरह आपके पास लॉक एंड की मॉडल जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के हवाले से है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके फिट होता है। इस मॉडल को लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। Lock and key hypothesis assume the active site of an enzyme are rigid in its shape. तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिज्ड होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। देयर इज नो चेंज इन एक्टिव साइट बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल आता है। More recent studies have revealed that the process is much more likely to involve an induced fit model proposed by Daniel Koshland in 1958. इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम टू सबस्ट्रेट एक्सपोजर काज ए चेंज इन एंजाइम। एंजाइम की अंदर जो है वो एक चेंजेस लेके आता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं और वो जो है सबस्ट्रेट को बाइंड करने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, रिज्ड नहीं होता लाइक लॉक इन की मॉडल। तो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये हमारे पास हमने 5 मिनट्स आज ले ली। हमारे पास जो कल का टेस्ट होगा वो इन सारे मतलब टॉपिक्स और इन सारी चीजों से रिलेटेड ही होगा। ये सारा मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। जी, एनी क्वेश्चन? आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड फॉर एनी क्यूरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एज वेल। इससे आप लोग ना टेस्ट नहीं देते, पिछली बार सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने टेस्ट किया था।